हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। हालिया दिनों में हमने ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान एक बहुत ही मशहूर तकरार सुनी भी और देखी भी। ये Right now, not in a very good position. You've allowed From the yourself to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war, to be right about from the it. very beginning of ये the तकरार थी रशिया यूक्रेन वार के बारे में। आज हम इसी वार के बारे में बात करेंगे और इसने कैसे ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज किया है, कैसे वेस्ट ने इसको रिस्पांस किया है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 22 फरवरी 2022 ये वो डेट थी जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, और यही वो दिन था जिस दिन रशिया ने जंग अजीम दोम के बाद आलमी निज़ाम को सबसे बड़ा चैलेंज दिया। ताहम रूस का ये हमला यूक्रेन में तबाही से कहीं ज़्यादा असर रखता है। अगर ये हमला सिर्फ यूक्रेन की तबाही तक, यूक्रेन के अंदर तक होता तो दुनिया इतनी ज़्यादा शायद इस पर रिएक्ट ना करती। लेकिन इस हमले में रूस ने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉज को ब्रीच किया है बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज भी किया है। जैसा कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कोई भी कंट्री किसी और आज़ाद मुल्क पर हमला नहीं कर सकती। कोई भी मुल्क अपनी सरहदों के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी रखता है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। बगैर जस्टिफिकेशन के फ़ौज या असले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब अगर दोस्तों आपने इन रूस और यूक्रेन की वार को क्लोजली देखा होगा तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि रूस ने इन सब लॉज को ब्रीच किया है, इनको चैलेंज किया है, तो इसके बाद उसने यूक्रेन पर हमला किया है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि रूस ने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया है, जिसकी सरपरस्ती अमेरिका और उसके मगरबी अताती करते हैं। 这是等于变局第一步，对吧？我们共同来推动。दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया ने जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया है और इस पर 2007 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्यूटन ने उसमें नाटो और यूरोप को और अमेरिका को सख्ती से क्रिटिसाइज़ किया था कि इन्होंने एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना दी है जिसमें दूसरी दुनिया के लिए कोई पावर शेयरिंग है ही नहीं, कोई पावर शेयरिंग का फार्मूला ही नहीं, और वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं। इसकी उन्होंने हिंट दी थी। इसके अलावा 2021 में रशिया के सदर प्यूटन ने एक ऐसे शाया किया था जिसमें उन्होंने यूक्रेन के वजूद को ही मुस्तरद कर दिया था और साथ में ये बात कही थी कि वेस्ट ने यूक्रेन की आइडेंटिटी को ही करप्ट कर दिया है। और उन्होंने एक ही बात पे जोर दिया था कि यूक्रेन की सोवरेनिटी इसी बात में है कि वो रशिया के साथ पार्टनरशिप करे। इसी तरह दोस्तों, 2022 में सदर प्यूटन ने एक तकरीर की थी हमले से पहले। इसमें उन्होंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन एक साथ हैं और यूक्रेन रशियन हिस्ट्री और कल्चर का एक ना अलहदा होने वाला एक वजूद है। और साथ साथ उन्होंने यूक्रेन की आज़ाद हैसियत को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, अब आपने एक यहाँ पे पैटर्न फॉलो होते हुए देखा होगा। रशिया बार बार यूक्रेन की आज़ाद हैसियत को मुस्तरद करता जा रहा है, उसके वजूद को ही मुस्तरद कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा है और यूक्रेन की सॉवरेनिटी इसी में है कि वह रशिया के पास आ जाए, रशिया के अंदर रहे। अब ये एक आलमी कवानीन को चैलेंज करने वाली बात है। ये सिर्फ यूक्रेन तक बात महदूद नहीं रहती, इससे दूसरी ताकतों को भी इनकरेजमेंट मिलेगी और वो भी दुनिया में एक नई खाना जंगी का माहौल पैदा कर देंगे। जैसे चाइना और ताइवान का मामला है, ये एक बार फिर गर्म हो सकता है और ये नई आग पकड़ सकता है। दोस्तों, अब आपने इराक, कोसोवो, लीबिया, सीरिया, इनकी कहानी तो सुनी होगी। यहाँ पे मगरबी ममालिक ने आकर हमले किए और उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को ब्रीच किया। जी हाँ, उन्होंने भी इंटरनेशनल लॉज को ब्रीच किया, लेकिन उनका हमला ज़्यादा खतरनाक क्यों नहीं गिना जाता इंटरनेशनल लॉज के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए? उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब यूरोप ने हमला किया यहाँ पे, वेस्ट ने यहाँ पे हमला किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दी। लेकिन यूक्रेन के मामले में रशिया का जो यहाँ पे रवैया है, जो उसका एटीट्यूड है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे रशिया इस तरह कर रहा है कि रशिया ने डायरेक्ट अपनी फ़ौज उतार दी है, ये अब इंटरनेशनल लॉज के डायरेक्ट खिलाफ जाती है बात। और दूसरा, उन्होंने वहाँ पे बम्बिंग शुरू कर दिया, हमला शुरू कर दिया बगैर किसी जस्टिफिकेशन के। और जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है वो ये कि वेस्ट की हिपोक्रेसी, बिल्कुल वेस्ट की हिपोक्रेसी यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट बात जाती है और ये डायरेक्ट इन्वेजन है और डायरेक्ट वार कंक्वेस्ट है, फोर्स्ड कंक्वेस्ट है, ये इसकी बात हो रही है। इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए यहाँ पे दुनिया इस हमले से ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, अब हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी का। उनको बाकायदगी से ब्रीच किया जा रहा है, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ उस तरह का ख़ास रिस्पांस आ नहीं रहा, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर डिक्लाइन की तरफ है।
इसके अलावा दुनिया में और भी इस जंग की वजह से नुकसानात हुए हैं और भी इस वजह से इसकी इम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ें स्टेक पे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्टेबिलिटी इस वजह से स्टेक पे है। वो किस तरह है? क्योंकि इस जंग की वजह से और भी एलिमेंट्स को इनकरेजमेंट मिलेगी। मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ चाइना सी हो गया या आर्कटिक रीजन हो गया, यहाँ पे भी जंग के खतरात अब मंडला रहे हैं जिससे दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा सकती है। अब इस हमले के बाद दोस्तों एक और बात जानना ज़रूरी है कि दुनिया ने इस पर रद्द-ए-अमल कैसा दिया है। क्या दुनिया ने इस पर कुछ रद्द-ए-अमल दिया भी है या दुनिया खामोश है? तो ऐसा नहीं है, दुनिया ने इस पर बिल्कुल रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ें स्टेक पे थी। जैसे कि वेस्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे थी, उसका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इसकी वजह से ख़तरे में था, तो उन्होंने सख्ती से इस पर रिएक्ट किया है। इसके अलावा वेस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस नेटो ने भी अपने सिक्योरिटी अलायंस को स्ट्रेंथन किया है। इसके अलावा फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में इनवाइट किया गया है और उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमले के बाद अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के लिए सियासी और माली सपोर्ट का भरपूर ऐलान भी किया है। दोस्तों इस मामले पर अब वेस्ट की तरफ से जो रिस्पांस होना चाहिए था वो उस तरह का नहीं था। ज़्यादातर माहिरीन के मुताबिक ये राय है। अब ये क्यों नहीं था, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास ज़्यादा ताकत है, इसलिए उसने फाइनेंशियली भी और मिलिटरीली भी यूक्रेन को सपोर्ट किया है। लेकिन उसके मुकाबले में यूरोप ने उस तरह का सपोर्ट नहीं किया क्योंकि यूरोप इकनॉमिकली और फाइनेंशियली उस तरह का स्ट्रांग नहीं है जितना अमेरिका है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से थी और इसी बात पर सबसे ज़्यादा डर था कि अमेरिका अकेला सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और एक मुल्क पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ये इतनी अच्छी बात नहीं है, और इसका वही डर निकला जो माहिरीन को था। अब जब ट्रंप पावर में आया है तो ट्रंप ने आते साथ ही यूक्रेन को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है, उनकी सारी शिकों को रिजेक्ट कर दिया, उनको मिलिटरीली सपोर्ट करना बंद कर दिया है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन इस जंग में बिल्कुल पीछे रह गया है। इसके अलावा अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, इसलिए एक मुल्क पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ये पहले ही इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रांग बात नहीं थी, ये कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट पहले भी नहीं था। अब ज़्यादातर लोगों के मुताबिक ये पॉइंट भी है कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने यहाँ पे एक सीज़फायर डील करवाने की कोशिश की है, यहाँ पे एक डील करवा दी है। और अगर ट्रंप की डील के बारे में बात करें तो ट्रंप की डील का कितना म्यार है। हमने गज़ा और इसराइल के जंग के बारे में भी एक सीज़फायर डील देखी जो पहले मरले ही में ही फेल हो गई और ट्रंप ने उसकी गारंटी लेने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ पे भी वैसा ही मामला है, यूक्रेन यहाँ पे चाहता है कि उसको कोई गारंटी मिले ताकि दोबारा रशिया उस पर इन्वेड ना करे, लेकिन ट्रंप यहाँ पे कोई इस तरह की गारंटी देने से ही इनकार कर रहा है। बल्कि सीज़फायर डील में भी ट्रंप ने वो बातें मनवाई हैं जो यूक्रेन के जो रशिया से मनवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यूक्रेन से मनवाई है। ये बात भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और बात जो सबसे ज़्यादा पुरुमीद कर रही थी सबको इस वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए, यूक्रेन को बचाने के लिए, वो थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पुतिन को वार क्रिमिनल टू डिक्लेयर किया, साथ में उसने रशिया को यूक्रेन के अंदर मिलिट्री एक्शन करने से भी रोका। लेकिन अब हम इस मामले पर बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या म्यार रह गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइली वार कैबिनेट और उनके प्राइम मिनिस्टर को वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया, लेकिन इसी बात पर वेस्ट ने सबसे ज़्यादा मजाक बनाया, जिससे वेस्ट की हिपोक्रेसी और साथ में उसके गिरते हुए म्यार की बात की जा सकती है। उसके गिरते हुए म्यार को बखूबी देखा जा सकता है और इस गिरते हुए म्यार के साथ यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर का भी डिक्लाइन जारी है। दोस्तों अब हम इस जंग के असरात के बारे में बात करते हैं। इस जंग ने दुनिया पर क्या असरात डाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप ने यहाँ पे एक डील करवाने की कोशिश की और ट्रंप की डील की क्या लॉन्गेटिविटी है, उसकी क्या गारंटी है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स पे बात करते हैं। दोस्तों अब दुनिया बदल चुकी है। जैसे ही ये जंग शुरू हुई और इस जंग ने मराहल तय किए, उसके बाद दुनिया में बहुत सी चेंजिंग्स आई। अब दुनिया में ताकत से एक दूसरे पर हमला करना और ताकत से दूसरे की ज़मीन हथियाना ये कुछ स्ट्रेंज अमल नहीं रहेगा, इतनी ज़्यादा हैरानकुन बात नहीं रहेगी, क्योंकि यूक्रेन रशिया जंग से सब ने एक इनकरेजमेंट ली है। जब इस तरह की जंग ऐसे असरात दुनिया पर छोड़ के जाती है तो जंग और अमन के दरमियान की जो लाइन होती है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, वो धुंधला जाती है, जिससे दुनिया अमन और जंग के दरमियान फ़र्क करने में बहुत मुश्किलात। इस तरह की जंग जब इस तरह के असरात दुनिया पर छोड़ के जाती है तो इससे जंग और अमन के दरमियान की जो एक लकीर होती है वो धुंधला जाती है और अमन और जंग की सूरत हाल में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब इस जंग के बाद आपने एक और चीज़ वाज़े नोट की होगी कि वेस्ट और दूसरी दुनिया के दरमियान एक वाज़े फ़र्क आ गया है। इसके अलावा वेस्ट ने जिस तरह यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ और सीरिया और फ़लस्तीन से आने वाले रेफ्यूजीज़ को हैंडल किया है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। वेस्ट ने सीरिया और फ़लस्तीन से आने वाले रेफ्यूजीज़ को जिस बुरी तरह हैंडल किया है, उससे रेशियल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ की बात से बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है और वेस्ट की हिपोक्रेसी भी इससे सामने आ रही है, जिसकी वजह से वेस्ट के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर से दुनिया का इत्मीनान उठ रहा है। दोस्तों, अब इस जंग को किस तरह से कंक्लूड करेंगे? इस जंग के बाद अब एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि इस जंग ने दुनिया में एक किस्म की डिवाइड क्रिएट की है और दूसरा कमज़ोर ममालिक के लिए उनको एक बात सोचनी चाहिए और उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि वो किस तरह का फ़ैसला लें जिससे वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकें, क्योंकि यहाँ का हर रूल पावरफुल के लिए है, हर रूल पावरफुल को सपोर्ट करेगा, उसके लिए ही बना हुआ है। इसलिए गरीब ममालिक को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। पाकिस्तान की मिसाल यहाँ पे वाज़ेह है। पाकिस्तान को यहाँ पे इकनॉमिकली, मिलिटरली और यहाँ पे सोशली और डिप्लोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है ताकि वो दुनिया में सर्वाइव कर सके, दुनिया में अपना एक नाम बना सके। शुक्रिया।